खड़े हो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। और वो काफी दूर है, कुछ पकड़ नहीं पा रहा है। इन बच्चा डाउन सिंड्रोम है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात सीकर की, जहां 4 साल का मासूम बोरवेल में फंसा हुआ है, गिर गया है। सीकर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मासूम को अभी तक 2:57 हो रहा है, अभी तक मासूम को बाहर नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। बोरवेल के बगल में ही, पास में खोदा जा रहा है दूसरा गड्ढा। अब तक करीब 35 फीट खुदाई हो चुकी है। करीब 50 फीट पर मासूम अटका है। अब तक सकुशल है मासूम गुड्डू। कैमरे से उसकी हलचल पर नजर रखी जा रही है। ये घटनाक्रम खाटू श्याम जी थाना इलाके के सरपंच वाली ढाणी का है। गुड्डू को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। मासूम को बचाने के लिए बोरवेल के पास दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है। मासूम 45 से 50 फीट के बीच में फंसा हुआ है। अब तक 35 फीट खुदाई हो चुकी है। ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जा रही है और साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर है। गुड्डू 4 साल का है, खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी संदीप हुड्डा का। संदीप, क्या तस्वीर है, क्या ताजा सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहता हूं कि कल जब से मासूम गिरा था उसके बाद लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। रात को पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ था और सुबह से फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। एनडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ है, वो सभी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। हम दिखाना चाहते हैं आपको पीछे की जो तस्वीरें हैं। एक तरफ ये जो बोरवेल है जिसमें जो मासूम गुड्डू है वो फंसा हुआ है, तकरीबन 50 से 52 फीट के आसपास फंसा हुआ है। दूसरी तरफ ये जो एनडीआरएफ के जवान हैं, ये गड्ढा दूसरी तरफ है, खोदा जा रहा है और उसकी खुदाई जो है जितना डीप उसको करना था वो पूरी हो चुकी है। अब उसके नीचे से बोरवेल की तरफ तकरीबन 5 फीट की ये जगह है और उस दूसरी तरफ जो है वो सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। सुरंग बनाने के बाद में जो मासूम है उसको निकाला जा सकेगा। लेकिन लगातार एनडीआरएफ के जो जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, सिविल डिफेंस है वो लगी हुई है। और आप देख सकते हैं स्वप्निल, मैं चारों तरफ आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मासूम के निकलने का। किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो चारों तरफ उमड़ा हुआ है, क्योंकि आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में यहां पे पहुंचे हैं और सब ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर वो घड़ी आएगी जब मासूम सुरक्षित निकलेगा। क्योंकि अब तक की अगर बात की जाए स्वप्निल, तो जो मासूम है, जो गुड्डू है, वो पूरी तरह से सकुशल है और अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है। कैमरे से बार बार जो एनडीआरएफ की टीम है वो उस पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ साथ बीच-बीच में पानी भी दिया गया था। एक बार तो पानी पिया भी है और पूरी जो नजर है वो उस पर बनाई हुई है। बीच में जैसे मोबाइल भेज के गाने भी सुनाए गए, तो उस टाइम मोबाइल भी एक बार पकड़ा था, लेकिन एनडीआरएफ का जो इक्विपमेंट है उनके ट्रैप में वो नहीं आ रहा है। अगर उसके ट्रैप में आ जाता तो अब तक का कभी का निकल चुका होता था, लेकिन उसके ट्रैप में आ नहीं रहा। और जो दूसरी तरफ जो गड्ढा है वो अब खुदाई जो है वो लगभग अंतिम चरण में। तो ये माना जा सकता है स्वप्निल की अगले 1 से जो 1.5 घंटे का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार सर, 2 घंटे पहले अपनी बात हुई, उसके बाद में अब तक की बात की जाए तो किस तरह का इम्प्रूवमेंट है और क्या उम्मीद जताई जा रही है? अभी हम डिगिंग करते करते जो है 55 फीट तक पहुंच गए और जो बच्चा ट्रैप हो रखा है वो 52 फीट पर है। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल खुदाई स्टार्ट कर दी है और उसमें हमने लगभग जो है 3, 3.5, 4 फीट तक जो है उसने अप्रोच करके हमारा जो है रेस्क्यूअर आ गया है। अभी हम दूसरा रेस्क्यूअर भेजेंगे। उसके बाद जो है उसमें हॉरिजॉन्टल जो है ये रिंग्स डाली जाएंगी, जो रिंग्स बनाई है, और उसके बाद फिर उसमें अप्रोच करवाएंगे, जिससे कि यदि जमीन दबती है तो उसमें कोई रिस्क ना हो रेस्क्यूअर की। सर, लगातार आप कैमरे से नजर रखे हुए हैं, मासूम के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी कुछ आप नजर रख रहे हैं। अब तक सब कुछ ठीक है? जिस तरह से हलचल हो रही थी हो रही है? हाँ, नहीं, मासूम की बराबर जो है कैमरे के साथ हम कनेक्ट है। हमारा जो है रेस्क्यूअर बगल वाले जो बोरवेल था जिसमें वो ट्रैप हुआ था, उसके साथ जो है वो उसको खिला रहा था, उसको एक्सरसाइज करवा रहा था, जिससे कि उसका मोरल डाउन ना हो, वो थके ना और जो है वो एक्टिव रहे। सो जाएगा तो उसका फिर मूवमेंट बंद हो जाएगा, इसलिए उसको बचाने के लिए और उस साइड से ट्राई भी कर रहे थे अलग अलग फंदों के माध्यम से कि यदि कोई फंदे से वो
ट्रैप हो जाए तो हम उसको उधर से भी इवैक्यूएट कर सकते थे। योगेश कुमार जी, काफी कोशिश हुई, माँ से बात कराने की कोशिश की गई, गाने भी सुनाए गए, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला? नहीं, सबने बखूबी जो है रात दिन एक करके ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को जिंदा और सही सलामत बचाया जा सके। उसमें सभी लोकल प्रशासन, गांव के सभी बंधु और एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, ये सब लगी हुई है, बिना कोई रेस्ट करे हुए, बिना कोई आराम के। तो जिस तरह से स्वप्निल बताया जा रहा है कि जो खुदाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और दूसरी साइड में जो हॉरिजॉन्टल जो सुरंग बनाई जानी है उसका काम अब शुरू हो चुका। आप देख रहे हैं कि ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स नीचे जमीन में डाली जाएंगी, जिससे कि अगर मिट्टी धंसती भी है तो भी जो है उस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़े और आराम से मासूम तक पहुंचा जा सके। दूसरा सबसे बड़ा बात यह स्वप्निल कि ये पूरा काम जो है वो मैनुअल तरीके से किया जाना है। ये आदमी, ये सब एनडीआरएफ के जवान ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की मशीनरी है उसको चलाने से प्रशासन परहेज कर रहा है। अगर मशीनरी यहां पर चलाई जाती है और कोई वाइब्रेशन होता है तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है कि कहीं अंदर मिट्टी नहीं रह जाए। तो इस वजह से जो पूरी जो कार्रवाई है वो मैनुअली तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग भी, हम इनसे भी बात करेंगे। आप कल रात से यही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं ग्रामीणों की ओर से इस पुलिस जाब्ते के लिए, एनडीआरएफ के जवानों के लिए की जा रही है? कल 5 बजे से जनप्रतिनिधि, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सब लोग यहाँ आ गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशासन को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को कि एक सेकंड भी बीच में काम नहीं रोका और हम सब लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने प्रशासन का पूरा जितना हमारे से सहयोग हो सकता है, खाना, हर तरीके के सहयोग, जैसे कुई को खोदना है तो हमारे सब लोगों ने, एनडीआरएफ के लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और कुई को जो है हमारे स्थानीय जो कलाकार जो हैं, जो इसमें सक्षम है, जो कुई खोदते हैं, उन लोगों ने पूरी की पूरी 55 फीट कुई अंदर जाके उन्होंने सहयोग दी है और अब एसडीआरएफ की टीम अपना काम कर रही है। तो कुछ और तस्वीरें हम आपको स्वप्निल दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये रिंग्स और ये फर्मे बना करके और नीचे तक उतरा गया था और अब इनको निकाल करके और इनकी जगह, क्योंकि सुरंग बनाई जानी है तो ये जो दूसरी तरफ की जो रिंग्स हैं इनको उसमें डाला जाएगा। दूसरी तरफ जो कैमरा है, जो अन्य इक्विपमेंट है वो अपना काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त बिल्कुल ये जहां बोरवेल है वहां पर है, जिला कलेक्टर खुद मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। सामने से कैमरे में जो पूरा मूवमेंट है वो देखा जा रहा है और बार बार जो मासूम की हलचल है वो इसमें रिकॉर्ड की जा रही है। जी स्वप्निल। बिल्कुल संदीप, देखिए रात का जब वक्त होता है तो उसमें इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो गति है वो स्लो हो जाती है। अब जब आप ये कह रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 घंटे में बच्चे तक पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया जा सकता है, तो ये हम एक संभावना जता रहे हैं। अगर अंधेरा दोबारा गहराता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर स्लो हो जाएगा। तो लाइट वगैरह की व्यवस्था या वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहता हूं कि कल भी पूरी रात को जो रेस्क्यू चल रहा था और कल रात के समय में ही जो है तकरीबन 35 फीट की खुदाई कर ली गई थी। तो उसके बाद जो धीरे धीरे, क्योंकि नीचे आज दिन की अगर बात करें तो नीचे मिट्टी पक्की होने की वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। उस प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जनरेटर, लाइट, सब पूरी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस पहले से तैयार खड़ी है कि अगर मासूम को तुरंत निकाला जा सकता है और उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो तो मेडिकल टीम यहीं पर उपचार कर सके और एम्बुलेंस के जरिए उसे किसी बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके। तो ये पूरी तैयारी स्वप्निल की गई है और खुद आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी जो है वो खुद इस पूरे जो ऑपरेशन है इसको मैनेज कर रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल संदीप, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। पानी पी ले गुड्डू, दे बस साइकिल पर डाल ले उधर। इरमान खड़ो है, बाहर खड़ो है, इरमान खड़ो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। इधर मां ना खड़ा हुआ दे तन बाहर काटा दे साइकिल चल लो। हां खड़ा हुआ है बाहर, ठीक है मारा बैठ तो ठीक है। मां खड़ा हुआ तो इका मां है ना, मैं देख रही तू तना टे बेटी तो थारे कर नहीं पानी के लिए बोल ना चल तो साइकिल ले इरमान खड़ो जा बोला चालू दे। वो गठबंधन बनाए और हम सबकी पोल खोलते रहेंगे। महागठबंधन पर न्यूज 18 से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। ये पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए रात 8 बजे।
अरेस्ट हुआ, शरद राव पवार को ममता बनर्जी ने कॉल किया और बोला कि विपक्ष को अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि हम देशभक्त हैं इसलिए हमें सबसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किस किस से लड़ेंगे? आप ममता बनर्जी से भी लड़ेंगे, शरद राव पवार से भी लड़ेंगे, अखिलेश यादव से भी लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल से भी लड़ेंगे, राहुल गांधी से भी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी से भी लड़ेंगे, महबूबा मुफ्ती से भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं और टीआरएस भी अब तो एक्टिव हो गई है, चंद्रशेखर राव भी एक्टिव हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि एक महागठबंधन तैयार हो रहा है नेशन वाइड आपके खिलाफ। मना किसने किया है? आप इकट्ठे होइए ना। हर चुनाव में अमीश जी चुनाव के पहले ये भारत भ्रमण पर निकलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और हर चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से ये भारत भ्रमण करते हैं। मना किसने किया है? आप कीजिए ना, ये प्रजातंत्र है। लेकिन हम भी लोगों को एक्सपोज करेंगे ना कि ये रीजनल पार्टीज और ये परिवार की पार्टियां देश के लिए कितनी घातक होती हैं और अपने परिवार के लिए ये देश से कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ये भी मैं बताने के लिए हम नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देखिए मेरा बड़ा सीधा मानना है कि द ओनली पार्टी नेशनल पार्टी विद आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड इज भारतीय जनता पार्टी। रेस्ट ऑल पार्टीज हैव बिकम फैमिली पार्टीज, डायनेस्टी पार्टीज, रीजनल पार्टीज, एंड रीजनल एस्पिरेशंस को उजागर करके नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना ये तरीका बन गया है। अब इसके साथ अगर झगड़ा होना है, आज हो या कल हो या परसों हो, जब हो, होना ही है, और ये हम लड़ने के लिए तैयार है ही है, हमने लड़ना ही है। पर क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हाल ही में चंद्रशेखर राव जो थे उन्होंने शरद राव पवार से, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करी, और ऐसा लग रहा है कि एक तीसरा मोर्चा, यानी कांग्रेस का अस्तित्व उतना मजबूत नहीं रहा है, तो एक वैकल्पिक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करा जा रहा है। बीच में खबर आई कि वो नीतीश कुमार को भी इसमें शामिल करने की देखिए, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री प्रजातंत्र है, किसी को भी किसी से मिलने की छूट है, आप जरूर मिलिए। पिछली बार आपने पूर्व से शुरू किया था, ममता जी के पास गए थे ये चंद्रशेखर राव, अब इस बार ये शरद पवार जी के पास गए, पश्चिम भ्रमण पर गए हैं। अब क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी अराउंड द कॉर्नर है, नीतीश कुमार को भी उस तीसरा मोर्चा अपने साथ लेगा और उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए, योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, मेरा कोई कमेंट नहीं है। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार जी के साथ, हम काम कर रहे हैं बिहार में, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, पूरे अच्छे तरीके से एनडीए में काम चल रहा है, और इस तरीके की लोगों में संदेह पैदा करना ये इनका रास्ता हो सकता है। वी आर ए मैच्योर्ड पार्टी। ये पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए आज रात 8 बजे। फिलहाल इतना ही, चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेप्पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेप्पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। जियोपॉलिटिकल फेयर्स के चलते बिटकॉइन की कीमत में 38K की गिरावट। पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण करने की अपनी कथित योजनाओं के चलते रूस पर नए प्रतिबंधों की संभावना बढ़ गई है, जिसके बाद क्वाइन टेलीग्राफ मार्केट्स प्रो और ट्रेडिंग व्यू के डेटा ने पिछले दिनों BTC USD में गिरावट दिखाई है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के रूसी फार्मों के वित्तीय ब्लॉकों पर टिप्पणी के बाद क्रिप्टो में गिरावट देखी जाने लगी है। BBC की रिपोर्ट में जॉनसन को यह कहते हुए दिखाया गया है कि अब रूस पर पाउंड और डॉलर में ट्रेड करने पर प्रतिबंध लग सकता है। यह कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को समर्थन का संकेत भी माना जा रहा है। ओपन सी यूजर्स से NFT की चोरी का मामला। एक हैकर या हैकर्स का ग्रुप सक्रिय रूप से दुनिया के सबसे बड़े NFT एक्सचेंज ओपन सी पर यूजर से हाई वैल्यूड NFTs चुरा रहा है और फ्लिप कर रहा है। इससे व्यापक NFT कम्युनिटी में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि हैकिंग के लिए क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है यह अभी पता नहीं चला है, लेकिन ओपन सी ने अपनी साइट पर एक लाल बैनर लगाया है जिसमें कहा गया है कि हम ओपन सी से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े एक एक्सप्लॉइट की अफवाहों की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। ओपन सी इस वक्त अपने उन यूजर्स को जिनकी NFTs साइट पर लिस्टेड हैं उन्हें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपग्रेड करने को कह रहा है। इससे इनएक्टिव लिस्टिंग की समस्या हल हो सकती है, जिसकी मदद से स्कैमर्स फिलहाल ओपनसी पर कलेक्टर्स से NFT को बहुत कम रेट पर स्वाइप कर रहे हैं।
कुछ हाई प्रोफाइल एनएफटी यूजर्स अब अनुमान लगा रहे हैं कि हैकर्स यूजर्स को एक फेक पेज पर लेकर जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करने वाले पेज जैसा ही मालूम पड़ता है। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड से पता चलता है कि हैकर्स यूजर्स से एनएफटी को उनके पते पर फ्री में ट्रांसफर करने में सफल रहे हैं। इथेरियम के संस्थापक एक और क्रिप्टो विंटर के लिए तैयार। इथेरियम ब्लॉकचेन के को-फाउंडर और क्रिप्टो करेंसी के प्रोमिनेंट लीडर विटालिक बुटेरिन ने कहा है कि निवेशकों को क्रिप्टो विंटर का अनुभव हो सकता है। हालांकि यह कोई बुरी खबर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमें एक दूसरे डिजिटल एसेट यूनिवर्स में ले जा सकता है, क्योंकि फिलहाल कीमतें बेहद कम हैं। जब कीमतें पहले वाले स्तर पर वापस आ जाएंगी तो बड़ा फायदा करा सकती हैं। नवंबर की शुरुआत में ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद क्रिप्टो करेंसी बाजार में गिरावट आई। इन्वेस्टर्स और स्पेक्युलेटर्स ने कोविड के बाद कुछ सकारात्मक आर्थिक खबरों की उम्मीद जताई थी। नतीजतन ब्लूमबर्ग गैलेक्सी क्रिप्टो इंडेक्स अपने पीक से लगभग 45% गिर गया, जिसमें ईथर में 40% गिरावट दर्ज की गई। कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के साथ ही कई लोग अपने एसेट्स में तेजी से बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये खबरें और जानकारियां आपको एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर बनाने में मददगार साबित होंगी। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।